नमस्कार मित्रों, पिछले दो कार्यक्रमों में हमने चंद्र से उत्पन्न होने वाले 6 योगों का विचार किया है। यानी चंद्र के आगे और पीछे के घर में अगर कुछ ग्रह हो तो जो योग बनते हैं, यानी सुनफा, अनफा, दुर्धरा तथा केमद्रुम योग, इनका विचार पहले कार्यक्रम में किया है। उसके बाद गुरु से चंद्र के अगर कुछ संबंध बने तो उनसे जो योग उत्पन्न होते हैं, जैसे शकट योग है, गजकेसरी योग है, उसका भी विचार पिछले कार्यक्रम में किया है। इस कार्यक्रम में हम शुभ ग्रह तथा चंद्र, इनके संबंध से जो योग उत्पन्न होते हैं उनका विचार करने वाले हैं। इनमें कुछ श्रेष्ठ धन योग है तथा कुछ योगों में नीतिपूर्ण आचरण, सुंदर व्यक्तिमत्व मिलता है। तो ऐसे 6 योगों का प्रमुखता से हम इस कार्यक्रम में विचार करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रथमतः अमला योग से। अमला योग यानी चंद्र के दशम स्थान में अगर शुभ ग्रह बैठ जाए तो यह योग बनता है। इस योग से ये जो जातक है ये नीतिपूर्ण आचरण रखने वाला होता है। इसके कर्म अच्छे होते हैं, क्योंकि चंद्र के दशम में दशम स्थान से कर्म देखते हैं, इस कारण इसके कर्म अच्छे होते हैं तथा इसे जीवन में सदा उत्कर्ष की प्राप्ति होती है, यानी उत्कर्ष पूर्ण आयुष्य रहता है। इससे इसके कर्म के कारण सत्कीर्ति की प्राप्ति होती है, समाज में इसका दर्जा अच्छा होता है। ये चंद्र के दशम में अगर शुभ ग्रह हुए तो फलित है। उस ग्रह का बल देखना भी जरूरी है। जितने ज्यादा शुभ ग्रह चंद्र के दशम में हो उतना इस योग का फलित श्रेष्ठतम मिलता है। इससे कुछ पाप ग्रहों का संबंध न हो तो अच्छा है। अब आगे हम राजलक्षण योग को देखते हैं। राजलक्षण योग यानी सभी शुभ ग्रह अगर चंद्र के केंद्र में बैठ जाए तो यह योग बनता है। राजलक्षण योग का जो प्रमुख फल है, ये ऐसा जातक दिखने में बहुत सुंदर होता है, इसका आचरण नीतिमत्तापूर्ण होता है, ये नम्र होता है, ये इसका प्रमुख फलित है तथा ये धनवान होता ही है। अब ये हुआ राजलक्षण योग। अब अधियोग की तरफ चलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण योग है। ये योग किसी सामान्य जन की कुंडली में नहीं दिखता। किसी मंत्री हो, पुढ़ारी हो या कोई समाज में ऊंची व्यक्ति हो, सरकारी अफसर हो, जज हो, तो इनकी कुंडली में यह योग देखने को मिलता है। अधियोग यानी क्या कि चंद्र के षष्ठ, सप्तम और अष्टम स्थान में एक एक शुभ ग्रह बैठ जाए तो यह योग बनता है। यानी बुध, गुरु और शुक्र ये शुभ ग्रह है। चंद्र को छोड़कर चंद्रो पूर्ण बलवान होना चाहिए, पक्षबली होना चाहिए, शुभ ग्रह होना चाहिए कुंडली के लिए। यह प्रथम इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर चंद्र पक्षबली है, पूर्ण बलवान है और बुध, शुक्र और गुरु षष्ठ, सप्तम और अष्टम में बैठ जाए तो यह योग बनता है। इस योग में अगर किसी एक ग्रह को भी पूर्ण बलवत्ता मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति मंत्री होता है, राजा होता है। अगर सभी ग्रहों को बलवत्ता मिल जाए तो कहने ही क्या, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ धनवान होता है, समाज में कीर्तिवान होता है, इसे अधिकार की जगह मिलती है। आपके सामने मैं एक कुंडली रखने जा रहा हूं जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की है। इनके कुंडली में सिंह लग्न है और द्वितीय भाव में चंद्रमा है। और अगर सूक्ष्मता से देखें तो चंद्रमा के षष्ठ में यानी सप्तम भाव में गुरु है, चंद्रमा के सप्तम भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में यानी चंद्रमा के चंद्र द्वितीय स्थान में है तो गिने तो षष्ठ भाव में गुरु है, चंद्रमा के सप्तम भाव में बुध है और चंद्रमा के अष्टम भाव में शुक्र बैठे हैं। यानी ये श्रेष्ठ अधियोग है। लेकिन इस योग में गुरु सप्तम में रहे तो अच्छा है, क्योंकि गुरु अगर षष्ठ भाव में, चंद्र के षष्ठ भाव में या चंद्र के अष्टम भाव में चले गए, चंद्र के षष्ठ भाव में चले गए तो यह शकट योग बनता है। और शकट योग का जो प्रमुख फलित है, ये मैं पिछले कार्यक्रम में भी बता चुका हूं कि शकट योगे जातक से योग भंगम पदे पदे, इस व्यक्ति का योग भंग होता है तथा इसे पुनः अच्छे योगों की प्राप्ति होती है। तो शकट योग के कारण थोड़े बुरे फल भी इसे मिलते हैं, इस जातक को मिलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कुंडली में चंद्रमा से षष्ठ भाव में गुरु है, इस कारण शकट योग भी बना तो जीवन में चढ़ाव उतार ज्यादा देखने को मिले। लेकिन षष्ठ स्थान में गुरु है, सप्तम स्थान में बुध है और अष्टम स्थान में शुक्र है। तीनों शुभ ग्रह इसी सीक्वेंस में होने के कारण ये अधियोग हुआ, चंद्राधियोग हुआ। इस कारण इन्हें श्रेष्ठतम पद इनके कर्तृत्व से प्राप्त हुआ। तो ये इस योग का मुख्य फलित है। अधियोग एक
श्रेष्ठ धनवान योग तो है ही, लेकिन ये कीर्ति योग भी है। वह व्यक्ति श्रेष्ठ पद को प्राप्त होता है। अब ये तो हुई अधियोग की बात। अब आगे चलते हैं वसुमती योग की तरफ। वसुमती योग यानी कुंडली का जो उपचय स्थान है, यानी 3, 6 और 11 स्थान जो है, ये इन स्थानों में सभी शुभ ग्रह अगर बैठ जाए तो ये योग बनता है। ये लग्न से भी देखना है और चंद्रमा से भी देखना है। चंद्रमा से प्रायः ये योग होना कठिन है, क्योंकि सभी शुभ ग्रहों में एक तो बुध है, शुक्र है, गुरु है और चंद्रमा है। अगर शुभ ग्रह हुए तो कुंडली में, यानी पक्षबली हुए तो ये शुभ होते हैं। और अगर बुध तीसरे स्थान में बैठ जाए तो बुध और शुक्र में अंतर जो है ये प्रायः 76 अंश से ज्यादा नहीं होता। इस कारण अगर तीसरे भाव में बुध बैठ जाए तो शुक्र षष्ठम भाव में आना कठिन है। तो इस कारण चंद्र से ये योग बनना, पूरी तरह से बनना थोड़ा कठिन है। तो लग्न से देखें 3, 6 और 11 भाव में अगर 3 शुभ ग्रह बैठ गए तो ये योग बनता है और ये श्रेष्ठतम धनयोग है। ये व्यक्ति बहुत ही धनवान होती है। ये इस योग का, इस वसुमती योग का मुख्य फलित है। अब आगे चलते हैं पुष्कल योग की तरफ। पुष्कल योग यानी चंद्र लग्न का स्वामी, यानी चंद्र जिस राशि में है उस राशि का स्वामी कुंडली में लग्नेश से, यानी लग्न स्थान के स्वामी से युति योग से या दृष्टि योग से कुछ अच्छे संबंध बना रहा हो तो यह योग बनता है। इस योग से व्यक्ति धनवान होती है, समाज में अच्छे स्थान पर होती है, समाज मान्य होती है, लोकमान्य होती है, इसे सत्कीर्ति मिलती है। यह इसका प्रमुख फलित है। बस ये योग शुभ स्थानों में से होना चाहिए और ये योग जिन ग्रहों के कारण हो रहे हैं वो ग्रह बलवान होने चाहिए, यानी चंद्रमा बलवान चाहिए, लग्नेश भी बलवान चाहिए, तो इसके श्रेष्ठतम फलित प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है चंद्र मंगल योग। यह लक्ष्मी योग है। चंद्र और मंगल युति में हो या समसप्तक योग में हो, यानी एक दूसरे से 7वें भाव में हो, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो, तो यह योग बनता है। इस योग से लक्ष्मी को यानी धन को स्थिरता आती है जीवन में। ऐसा व्यक्ति धनवान तो होता है, इसके जीवन में धन को लेकर चढ़ाव उतार नहीं देखने को मिलता, धन को स्थिरत्व मिलता है, अचल संपत्ति की अच्छी प्राप्ति होती है। इस योग में प्रायः मंगल यानी पाप ग्रह का संबंध होने के कारण धन जिस मार्ग से आ रहा है वो अच्छा ही होगा ये नहीं कह सकते, किसी भी मार्ग से आएगा, लेकिन धन इसकी कुंडली में बहुत आता है। ये श्रेष्ठ लक्ष्मी योग है। इसमें भी चंद्र और मंगल की बलवत्ता देखनी जरूरी है तथा इनका स्थान देखना जरूरी है। केंद्र कोणों में ये जो योग है ये अच्छे फलित देगा तथा धन भाव में यानी लाभ भाव में, धन भाव में यानी द्वितीय भाव में भी ये योग श्रेष्ठतम फलित देता है। यह हुआ चंद्र मंगल योग। यह हमने 6 योग देख लिए। चंद्र को लेकर और 2 योग भी है जिनके नाम नहीं कहे गए हैं, लेकिन ये योग अगर कुंडली में हुए तो फलित जरूर देते हैं। इसमें से एक श्रेष्ठ योग है, अगर चंद्र पक्षबली हुए यानी दशम शुक्ल दशमी से कृष्ण पंचमी तक अगर जन्म है जातक का तो चंद्र को पक्षबल मिलता है, तथा ये राशि बली भी हुए यानी बलवान हुए और चंद्र के ऊपर 4 ग्रहों का दृष्टि योग हुआ, यानी शुभ ग्रह हो या चाहे पाप ग्रह हो, लेकिन 4 ग्रहों ने अगर दृष्टि योग किया तो यह श्रेष्ठ योग बनता है। ऐसा जातक मंत्री पद तक जाता है, धन संचय करता है, धनवान होता है, इसकी प्रकृति स्थिर रहती है, मानस स्थिर रहता है, यह सही निर्णय ले पाता है। अब यह तो हुआ शुभ योग। एक कुयोग, एक अनिष्ट योग भी है। अगर चंद्र को पक्षबल प्राप्त नहीं है और राशि बल भी नहीं है, भाव बल भी नहीं है और इसके ऊपर शनि राहु केतु जैसे ग्रहों की दृष्टि योग से, युति योग से कुछ संबंध बन गए तो ये अनिष्ट योग बन जाता है। इसका शरीर प्रकृति के ऊपर, मन के ऊपर, धन के ऊपर, संपत्ति के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा जातक अस्थिर विचारों वाला रहता है तथा जीवन में अस्थिर रहता है। तो ये तो हुए चंद्र से बनने वाले कुछ प्रमुख योग। लग्न कुंडली से के अलावा इन योगों को भी अच्छे ज्योतिषी ने कुंडली में जांचना चाहिए। इससे बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात एक है कि जुड़े रहिएगा और ज्ञान पाइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।